नमस्कार साथियों, मैं सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपसे किसी एक विषय पर, किसी एक मुद्दे पर रूबरू होता हूं, आपसे बातें करता हूं। आज मेरे मन में कुछ दिनों से यह विचार चल रहा था कि कुछ नए सेगमेंट जोड़े जाएं, कुछ नई बातों को, कुछ नए चीज़ों को आपके सामने लाने का प्रयास किया जाए। तो उस कड़ी का आज ये पहला हमारा प्रयास है, जिसमें हमारे साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हैं मधु तिवारी जी। इनके बारे में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि यह बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर में सहायक अध्यापिका पद पर कार्यरत हैं। बाकी मैं इनसे गुजारिश करूंगा अपने बारे में जो दो चार शब्द जो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हैं। स्वागत करता हूं इनकी बात का। नमस्कार, मेरा नाम मधु तिवारी है। 2018 से मेरी पोस्टिंग प्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर में है और मेरा जन्म स्थान गोंडा है। कक्षा 2 तक की शिक्षा मेरी गोंडा में ही हुई है। उसके बाद बाराबंकी में पिता की नौकरी के कारण बाराबंकी शिफ्ट हुए हम लोग, और उसके बाद 5वीं से 12वीं तक की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बाराबंकी से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन आईटी कॉलेज से हुआ है और फिर बीटीसी 2 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया है मैंने बाराबंकी डाइट से, और उसी के 1 वर्ष पश्चात मेरी नौकरी यहाँ कैसरगंज ब्लॉक में फिरोजपुर विद्यालय में लग गई। ये तो इनका संक्षिप्त परिचय रहा, जैसा कि उन्होंने खुद अपने बारे में बताया। लेकिन वह क्या विषय है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इनको सहृदय साभार और यहाँ पर आमंत्रित किया हूँ? वजह है कि पीसीएस 2018 में मैडम का सिलेक्शन हुआ है, और यह पूरे बहराइच ही नहीं, पूरे बेसिक शिक्षा परिवार के लिए एक सम्मान का विषय है कि जैसा कि हम लोग बराबर बात करते हैं कि बेसिक शिक्षक जो हैं काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन इनका ये जीता जागता उदाहरण है मैडम। और इन्होंने पीसीएस की परीक्षा भी क्वालिफाई की है और अपने विद्यालय में काफ़ी मेहनत और काफ़ी सजगता के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन के माध्यम से और नवाचार के माध्यम से बच्चों से जुड़ी रहती हैं और उनका अध्ययन अध्यापन करती हैं। मैं इनसे यह जानना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के बिहाफ पे, कि आपका आदर्श क्या था, आप किन मूल्यों पर अपने आप को प्रेरित करके इस मुकाम तक पहुँची? आदर्श की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनको मैं अपना आदर्श मानती हूँ, और उनकी एक बात जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरित करती है और मेरे इंटरनल मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण वही है। उनकी एक बात कि वो कहते थे कि अगर समाज में कोई वृहद परिवर्तन हो सकता है तो उसके पीछे युवा हो सकते हैं। सिर्फ युवा ही समाज में वृहद परिवर्तन कर सकते हैं, और उस युवा की कैटेगरी में जब मैं अपने आप को गिनती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जो मैं कर रही हूँ उससे प्रतिदिन 100% से कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी परिवर्तन आएगा। जब कलाम साहब को भी आप निश्चित रूप से फॉलो करती होंगी, तो उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध है, बहुत ही लोगों के बीच चलने वाला स्टेटमेंट है कि सपने वह होते हैं जो नींद में नहीं देखे जाते हैं, सपने वह होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके क्या सपने हैं, आपने इतनी मजबूती से इस सपनों को कैसे पकड़ के रखा या फिर उनको आगे परस्यू किया? ये सर सपने देखे जाएं तो एक बहुत ही साधारण परिवेश से आने के बाद सपने सिर्फ मानवता की दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी हैं, कि ना सिर्फ हम सबल हों, ना सिर्फ हमारा आर्थिक, व्यवहारिक और मानविक पक्ष अच्छा हो, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग आर्थिक, मानवीय और एक व्यक्ति के तौर पे मानवता के उच्च से उच्चतर स्तर को छुएं। अगला प्रश्न मैं आपसे जो जानना चाहूँगा कि एज ए वुमेन, एज ए गर्ल और उससे बाद एज ए मैरिड गर्ल, आपके जीवन में क्या चुनौतियाँ रहीं और उन चुनौतियों को आपने कैसे सामना किया? और ये आपके चुनौतियाँ रहीं कि सहयोग रहीं? ये भी तो हो सकता है कि आपका इतना अच्छा पारिवारिक जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक साथ का काम करता हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो शादीशुदा हैं और वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहती हैं। जी सर, जैसा आप जानते हैं मेरी शादी 2016 में हुई और तब मेरी तैयारी चल रही थी, बीटीसी भी चल रहा था। उसके 1 साल बाद बीटीसी 17 में ख़त्म हुआ। फिर मैंने बताया कि बीटीसी पूरा करने में और जॉब के बीच में 1 वर्ष का समय था, तो मैंने बताया उनसे कि अपने सपने के बारे में कि हमको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है और इसमें हमको सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा अकेले किसी संघर्ष में आगे नहीं बढ़ता, उसके साथ उसका पूरा परिवार चलता है। तो मेरे अंदर जितना उत्साह, समर्पण और साहस था, उससे दुगना उत्साह मेरे परिवार वालों में नज़र आया। मुझे शादीशुदा ज़िंदगी में एक ज़्यादा उम्मीदें मिली, ज़्यादा जिम्मेदारियां मिली, लेकिन कभी ज़्यादा दबाव नहीं मिला।
हमेशा और मेरे उत्साह को और बढ़ाने का कार्य किया बड़े गया। भाग्यशाली तो हैं मेरे आप। लिए शादीशुदा जीवन एक उपहार है। बहुत बहुत बधाई आपको। इस उपहार को आप हम उम्मीद करेंगे और बड़ा बनाएं और जी उन सर। लोगों की उम्मीदों को और मजबूती के साथ पूरा करें और उनके सपनों में और चार चांद लगाएं। जी सर। अब बात करते हैं अपने विभाग की, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और ये बात मैं अपने साथियों को, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह जो इंटरव्यू है, जैसा कि यहाँ गुफ्तगू लिखा हुआ है, ये गुफ्तगू जो है एक शिक्षक का शिक्षक के साथ है, कोई पत्रकार द्वारा आयोजित या किसी संस्था द्वारा आयोजित गुफ्तगू नहीं है। ये एक ही विभाग के दो लोगों के द्वारा आपस में की गई एक वार्ता है, जिसका एक यह भी उद्देश्य है कि हम अपने बेसिक शिक्षा साथियों जो को कि कहीं न कहीं लोग एक गलत निगाह से रखते हैं, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो उससे जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि बेसिक की चुनौतियाँ क्या हैं, जो कि आपने पिछले 2000 साल में देखी लगती है। जी सर। सर, चुनौतियों के बारे में कहें तो 2 या 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि मूलभूत सुविधाएं, संरचनाएं जो प्राथमिक शिक्षक को उसके कार्य प्रगति में और उसके लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध बनती हैं। दूसरी शिक्षा सर, जैसे हम लोग जानते हैं कि टीचर, अध्यापकों की स्वयं विद्यालयों में काफ़ी कमी है। और तीसरी समस्या, जो अध्यापक हैं भी वो काम से, कभी अपने विभाग के ही काम से, कभी पत्राचार से, कभी अन्य विभाग के काम से ओवरलोडेड रहते हैं। हमेशा उनके पास जब वो विद्यालय पहुंचते हैं तो सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहता है। और इन 3 समस्याओं के बाद बहुत ही प्रमुखता से एक बात ये भी है कि कभी कभी हमारे कुछ शिक्षकगण भी जो उदासीन वातावरण में अपना उत्साह भी खो देते हैं और खुद भी उदासीनता की तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रमुख 4 हैं चुनौतियां, जो कमियां हैं जो मुझे नज़र आती हैं। अगर इसमें सुधार के कुछ बिंदु आपको इस माध्यम से प्रेषित करना चाहें, जैसे कि एक उदाहरण के लिए आपको किसी आयोग में या किसी कमीशन में इस प्रकार से अपॉइंट किया जाता है कि बेसिक शिक्षा में सुधार के बारे में आप सुझाव दीजिए, जी सर। तो आप अपने तरफ से 2-3 सुझाव क्या देना चाहेंगे? ये सर, जैसे कि इस समय सुधार की एक पूरी लहर चल रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे गवर्नमेंट सुधार कर रही है। वृहद स्तर पे विद्यालय की संरचना में बदलाव आ रहे हैं। उसके अलावा टीचर की ट्रेनिंग पे भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जैसे दीक्षा और निष्ठा, ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरी तरफ से एक नया सुझाव ये है कि शिक्षक को थोड़ा ऑटोनॉमी देनी चाहिए। जैसे प्रेरणा लक्ष्य इसमें है, एक बहुत अच्छा नवीन उदाहरण है कि आप शिक्षक को लक्ष्य दे दिए हैं कि आपको बच्चे को इस स्तर तक पहुँचाना है या इतने बच्चों को इस स्तर तक पहुँचाना है, पर आप प्रतिदिन की कार्यवाही उससे निमित्त नहीं करवा सकते हैं कि आप सुबह जाइए 45 मिनट ये करिए, इस पाठ को इतने समय में इस ढंग से पढ़ाइए। आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी कि शिक्षक उसका निर्माण या उस नई विधि का निर्माण वो स्वयं करेगा, क्योंकि हर बच्चे के समझने में, उसके मानसिक स्तर में, उसके एक्सेप्ट करने के स्तर में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, और जिसके अनुसार शिक्षक खुद ही अडॉप्ट करता है कि किस विषय को, किस पाठ को किस तरीके से बेहतर समझाया जा सकता है और बच्चों की समझ में आ सकता है। तो ये जो हम समझ पा रहे हैं या अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विभाग को शिक्षक पर विश्वास बढ़ाना, जी, ऑटोनॉमी एक गाइडेड वे में या फिर एक कमांड रूप में, जैसे आर्मी में दी जाती है, उस तरीके से कमांड आप वहां से लखनऊ से नहीं प्रेषित कर सकते हैं कि यह चीजें आप रिक्वायरमेंट को पूरा करिए। सर, एक पॉइंट ये है कि शिक्षक जो है उसको फॉलोवर नहीं बनाना चाहिए, वो निर्माता है। उसको इनोवेशन करने का मौका दीजिए। वो एक, समझ लीजिए, वो एक वैज्ञानिक है। शिक्षक एक वैज्ञानिक की भांति होता है जो प्रयोग करता है और नई चीजें हमारे सामने लाता है। इसमें एक बात, मेरा भी सौभाग्य आपके साथ लगभग एक सप्ताह पढ़ाने का रहा है, तो उस विषय से मैं थोड़ा सा एक प्रश्न उठाना चाहूँगा। बेसिक में प्रतिभा की कमी नहीं है, पूरा देश जानता है। बिल्कुल। और प्रतिभा कोई गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, जाति, धर्म को लेकर के तो पैदा नहीं होती है, वो तो एक नैसर्गिक चीज़ है जो स्वतः से उत्पन्न होती है। लेकिन जो समस्या हमारे बेसिक में सबसे बड़ी होती है कि बच्चों की प्रतिभा को बढ़िया से तराशा नहीं जाता है। वह विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, यदि उन्हें मौका दिया जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो आप इसमें क्या सुझाव देंगे कि मतलब बेसिक के बच्चों को आगे ले जाने के लिए पहल की जाए? ये सर, सबसे पहले जो हम अपने स्तर से नोटिस करते हैं कि उन्हें जो हम ज्ञान देते हैं, किताबी ज्ञान ना दे करके व्यवहारिक ज्ञान में भी उनकी रुचि बढ़ाएं, और जो नॉलेज वो किताब से लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जैसे बड़े क्लासेस से अब शुरू हो रहा है कि 9वीं से 12वीं तक का आपको कुछ स्किल भी दिया जाएगा बच्चों को, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी कर सके। तो सबसे पहली बात कि ज्ञान जो उनको मिलता है, किताबी ज्ञान, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें
और दूसरी बात, जैसे कुछ नए आयाम होते हैं, जैसे प्राथमिक में तैयारी कराते कराते बच्चों को नवोदय की तैयारी कराना, केंद्रीय विद्यालय की तरफ प्रेरित करना, या कई सारे ऐसे विद्यालय के फॉर्म आते हैं जिसमें अगर एक बच्चा प्रेरित हो जाएगा, एक बच्चा पहुंच जाएगा वहां, तो पूरा विद्यालय लगकर उसके पीछे मेहनत करेगा और ज्ञान की इस पूरी दौड़ को साकार बनाएगा। जैसे आपने नवोदय विद्यालय की बात करी तो मेरे दिमाग में बात आती है कि ये भारत सरकार या स्वतंत्र भारत की एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें एक बैकग्राउंड से आया हुआ पिछड़ा बच्चा वहाँ पर जा करके अपने जीवन को एक बेहतर और बेहतरीन बना सकता है। तो आपके नवोदय विद्यालय से संबंधित जो अनुभव रहे हैं तो साझा करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल सर। अगर हम कहें कि मेरे जीवन के सबसे सुखद पल तो वो नवोदय विद्यालय के ही हैं। 7 साल बच्चा नवोदय में बिताता है, कक्षा 5 से कक्षा 12 तक, वही उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। आप नई चीज़ें सीखते हैं, आप खुद नए बन रहे होते हैं, आप बड़े तो होते हैं लेकिन आप प्रतिदिन नए हो रहे होते हैं। और ऐसे समय में एक अच्छा शिक्षक मिल जाए जो आपको हर तरह की चीज़ें सिखाए। मुझे घर से दूर रह के हर चीज़ सीखने को मिली, खाना बनाना से लेके और सब कुछ, अपना काम अपने हाथ से करना, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, अपने डिसिप्लिन को खुद फॉलो करना, अपने सपनों का खुद टारगेट बनाना, खुद उसको अचीव करना। और शिक्षक हमेशा इसमें आपकी सहायता करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते भी हैं। अगर आप पीछे रह जाते हैं तो हाथ पकड़ के आपको आगे लाते हैं, वो जीवन जीना सिखा देते हैं सर। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि थोड़ा सा विषय से दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि एज ए सिविल सर्वेंट आपके क्या सपने हैं? जी सर, सिविल सर्वेंट के तौर पे और जो मेरी अभी 2 साल की नौकरी रही, हम कहेंगे इन दोनों के सपने सेम ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने दिनचर्या के काम करते हैं, जैसे नौकरी को हम अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं, जबकि मेरी सोच ये है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को लाभान्वित करने में उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी तक आपका जीवन बच्चों के बीच रहा, मैक्सिमम 10 साल 11 साल के बच्चों जी सर के रहा, लेकिन अब आपका जो विभाग आपको मिलने जा रहा है, आबकारी विभाग, उसे भी एक प्रकार से समस्या या फिर एक बहुत बड़ा समाज के लिए ऐसा विभाग माना जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की, बहुत ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार खबरें आती रहती, जहरीली शराब से कृषि मृत्यु हो गई, इन प्रकार की जो आपकी जिम्मेदारी एक पूरे जिले की दी जाएगी पूरी चीज़ों को आगे बढ़ाने की, तो उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा। आज जो हमारा समाज है और जो हमारा एक सरकारी तबका या जिसे प्रशासन कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में, उसके बीच एक अच्छा खासा गैप है, दोनों भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए अधिकारी, आप इसमें पुल का कार्य कैसे करेंगे? क्या कार्य योजना है? ये सर कार्य योजना मेरी ये है कि सरकार, शासन और जनता के बीच में जो लिंक होता है वो जो सरकारी नौकरशाही होती है उन्हीं का होता है। और ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ये इन्हीं का है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक नौकरशाह या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंसान बैठा रहता है, जिन्हें सर्विस अवेल करनी है वो बाहर खड़े इंतज़ार करते हैं कि हमारी रीच वहाँ तक नहीं है। तो सर सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक अपनी रीच बनाएं, उनकी ज़रूरत को, उनकी डिमांड को समझें और फिर उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। और प्रतिदिन मेरा ये संकल्प है कि अपनी नौकरी में रहते हुए, इस नौकरी में भी मैंने यही किया कि प्रतिदिन अपना 100% से ज़्यादा देना है और आने वाले भविष्य में भी मेरी प्रतिदिन की यही योजना रहेगी कि हर दिन अपना 100% से ज़्यादा दे सकें। एक थोड़ा सा आज के समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके विचार जानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इसे पॉलिटिसाइज न किया जाए, इसे एक इनका व्यू समझा जाए, मात्र एक व्यू समझा जाए। जैसे कि इस समय बेरोजगारी को लेकर के लगातार थाली ताली गाना बजाना सब चल रहा हुआ है, तो आप इस माध्यम को कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि एक व्यक्ति को नौकरी तक कैसे पहुंचाया जाए और समाज का कैसा ढांचा खड़ा किया जाए कि आत्मनिर्भर भारत भी हमारा आगे बढ़ सके और साथ ही साथ जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार की भी दिशा में बढ़ाया जा सके? जी सर, मेरे हिसाब से 2 पॉइंट हम रखना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट जो अभी थोड़ी बहुत न्यूज़ आई कि 5 साल संविदा या ऐसे कुछ, जिनका खंडन किया गया बाद में, ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों का सरकारी नौकरियों से, जो मुझे समझ में आता है कि लोगों का सरकारी नौकरियों से मोह भंग किया जा सके
और उनको इंटरप्रेन्योरशिप मतलब नए उद्यम, नए उद्योग, नए MSME खोलने की उनके अंदर इच्छा हो, वो खोलें। और ना वो सिर्फ रोज़गार लें बल्कि और लोगों को रोज़गार दें। लेकिन सरकार का ये जो तर्क है ये अभी यथासंभव साकार नहीं हो पाया है। उसके पीछे कारण ये है कि अभी लोगों के पास स्किल नहीं है। अगर आप पूछें कि आप मतलब 100 लोगों में अगर आप पूछें कि कुछ भी बेहतर करने की स्किल, तो मुश्किल से 5 लोगों में होगी। और ये जनता की गलती नहीं है, ये शासन की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में जितनी वैकेंसीज़ खाली हैं वो भरी जानी चाहिए। उसके साथ जनता को ब्रॉड लेवल पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएं या लोगों को अवेयर करें इससे कि तुम रोज़गार सिर्फ जॉब सीकर ना बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो। कहने का मतलब जो हम समझ पा रहे हैं कि मतलब एक पैरेलल सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और वही सॉल्यूशन है, लास्ट जो एक युवक जो नौकरी चाहता है उसे नौकरी की तरफ जाने का मौका मिले, और जो खुद जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता है उसे उसमें भी आगे बढ़ने का इंटर्नशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसा कि स्किल इंडिया वगैरह बहुत सारे योजनाएं सरकार की तरफ लाई जाती हैं। अब अंत में मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा, आपसे यह चाहूँगा कि आप अपने साथियों को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू को जब किसी मतलब सफल प्रतियोगी से इस बारे में बात किया जाता है। हालांकि मेरा इसमें बहुत विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने जीवन का तरीका, जैसे हम अपना अनुभव करें, जब आज से 10 साल पहले किसी IAS क्वालिफायर का इंटरव्यू पढ़ते थे, 10 दिन जोश में पूरा पढ़ाई होती थी, उसके बाद साहब किताबें एक तरफ सो जाती थी, हम एक तरफ सो जाते थे। तो फिर भी आपको एक सफल कैंडिडेट के रूप हो सकता है कोई प्रभावित हो, ये भी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव पक्ष भी है बहुत, जैसे आप खुद किसी प्रभावित होकर के यहाँ पर आई हैं, तो हो सकता है आपकी बात से भी हमारा कोई दर्शक प्रभावित हो। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए सिर्फ मुझे लगता है कि एक जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है परसिस्टेंस। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है, एक बहुत ही फेमस वाक्य है, नाम नहीं याद है किसका है, वो कहते हैं अगर आप 5 साल नहीं दे सकते हैं किसी चीज़ को, अगर आप उसे 5 साल देने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसे 5 मिनट भी मत दीजिए। तो अगर आपने सोचा है, उस सपने को देखा है, तो उसके पीछे लग जाइए और निरंतरता बनाए रखिए। क्योंकि बिना निरंतरता के आप सोचें आज का पेपर नहीं पढ़ेंगे, कल का हम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जो चीज़ें आप आज छोड़ रहे हैं वो कल भी वैसे ही यथावत बनी रहेंगी। तो एक भी लूप होल ना छोड़ते हुए निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखिए। करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए न्यूज़पेपर, और दूसरी चीज़ है अपना सब्जेक्ट एक तरफ न्यूज़पेपर लेके चलिए और एक तरफ अपना सब्जेक्ट लेके चलते रहिए। और रिवीज़न जो कहेंगे कि समझ लीजिए की है कि आपको हर चीज़ का रिवीज़न करना है। पर डे पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप रिवीज़न नहीं करेंगे। तो बस यही 2 टॉपिक। और हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे पूरे विभाग की तरफ से आपको अंत में एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप इसको और इम्प्रूव करें। हम आपको आपसे यह उम्मीद करेंगे और इस विश्वास साथ उम्मीद करेंगे कि अगली बार आप IAS में भी सिलेक्ट हों, जी सर, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाएं, और फिर हम आपको इस मंच पे बुलाएं, आपका इंटरव्यू लें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपने दर्शकों से यह बात कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने बात कही है, बड़ी ही मार्के की बात कही है। जिस काम को तुम 5 साल नहीं दे सकते हो, उसे 5 साल देने के बारे में भी मत सोचो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सोच में आपके हमेशा सकारात्मकता होनी चाहिए, और आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।